चलें साहब, क्लास नोट्स निकाल लें। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को। चलिए साहब, जल्दी एडजस्ट हो जाओ फटाफट। चैप्टर बहुत आसान, खूब सारे न्यूमेरिकल, खूब सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। आपसी बातचीत बंद करेंगे, जल्दी से शुरू करेंगे। ओम्स लॉ कल हमने पढ़ा था, जे बराबर सिग्मा ई। एक बार तीनों के नाम बोल लो। जे करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बोर्ड पे देखें, इसी को थोड़ा सा वापस से रीअरेंज कर रहे हैं। देखना, जे की जगह आई बाई ए। देखिए थोड़ा मैं फॉर्मूले खेलूंगा, मुझे खेलने दीजिएगा। जे की जगह आई बाई ए, सिग्मा की जगह 1 बाई रो, ई की जगह V बाय एल। याद करिए, V बराबर होता था E इंटू एल, तो E की जगह V बाय एल। जितने फॉर्मूले याद होंगे उतना ही फायदा होगा। J I बाय ए, याद करिए, सब चीजें याद होनी चाहिए। सिग्मा रेजिस्टिविटी का उल्टा। सटीक फॉर्मूले याद होंगे तभी प्रश्न करने में मजा आएगा। अब देखते जाइएगा, V को यहां रखा, रो और L को इधर भेजा, तो रो L बाय ए इंटू आई। चेक कर लें, सब आ गया। V यहां आ गया, रो L यहां चला गया, I ऊपर A नीचे। शायद याद आ रहा हो आपको, V बराबर आई आर। ध्यान से देखिए, ये कौन है? R। और ये आपका जो आपको ओम्स लॉ याद है, V बराबर, और R क्या निकल के आया? रो L बाय ए। ये सब 10वीं क्लास है, पूरी 10वीं क्लास चलेगी, आप कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पर एक बार फॉर्मूले सीखेंगे तभी मजा आएगा। ओम्स लॉ, V बराबर आई आर। रो कौन है? रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी जिसे बोलते हैं। It depends only on nature of material and temperature. तो ओम्स लॉ, V बराबर आई आर तो आप जानते ही हैं। सही था वो था J बराबर सिग्मा ई, और एक नई चीज और आई, R बराबर रो L बाई ए। R बराबर रो L बाई ए। थोड़ा इनके साथ दोस्ती करिए तब मजा आएगा। पूरा 1.5 घंटा यही है आज। R रेजिस्टेंस, अच्छा कठिन नहीं है, 10वीं से सुन रहे हैं तो चीजें पता है। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, तो टर्म्स दिमाग में ऐसी ही नहीं है कि आप परेशान हो। बहुत आसान, इजी गोइंग, पूरे में से पूरे सवाल सही होते हैं इसके। आर रेजिस्टेंस, एल लंबाई, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मजे की बात है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर एंड टेम्परेचर। जैसे कॉपर का तार है, तो कॉपर का तार छोटा हो बड़ा हो, पतला हो मोटा हो, लंबा हो छोटा हो, उस कॉपर का रो पूरी दुनिया में कहीं भी पाया जाएगा।
अगर 27 डिग्री पर है तो सभी का रो क्या होगा, सेम। रेजिस्टेंस तो अलग होगा, जिसकी लंबाई ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका एरिया कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। रो की बात हो रही है, रो डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। 27 डिग्री पर कोई भी कॉपर का वायर, 50 डिग्री पे कोई भी कॉपर का वायर, चाहे छोटा हो, पतला हो, मोटा हो, लंबा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, सबका रो क्या होगा, सेम। रो डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, रो डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। क्या ये बात ओके है? चलिए साहब, अब इसको पहचानते हैं। आज पूरे 1.5 घंटा मैं आपको केवल इसी से खेलना सिखाऊंगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया आज 10th क्लास है, चेहरे पर एक भी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम बढ़िया खुशी खुशी समझ में आएगा। R बराबर रो L बाई A। नेक्स्ट कर रहा हूं स्लाइड, थोड़ा सा जल्दी आएंगे। चलिए आइए बोर्ड पे देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं ओम्स लॉ पे, कुछ ग्राफ की बातें करते हैं। फटाफट साथ साथ लिखते जाइए, इंतजार मत करिए, पेन चलाते जाइए। एक ग्राफ खींचा गया है V और I में, जबकि दूसरा ग्राफ है I और V में। मजे की बात है दोनों ही स्ट्रेट लाइन आते हैं। अंतर क्या है? अंतर है इसका स्लोप। आजू बाजू इसलिए बनाया है ताकि बढ़िया समझ में आए। एक ग्राफ है V और I में, एक ग्राफ है I और V में, दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, दोनों ही पासिंग थ्रू ओरिजिन है। अब देखना स्लोप में क्या अंतर है, मजा आएगा, बोर्ड पे देखना। घर पर भी रफ कॉपी लेकर बैठे, साथ साथ पढ़ते जाएं। अब स्लोप में अंतर देखना, ओम्स लॉ V बराबर, बोर्ड पे देख, इसकी तुलना करा Y बराबर mx प्लस C से, आनंद आएगा। Y एक्सिस पर वोल्टेज, हाँ गुरुजी है। X एक्सिस पे करंट, हाँ गुरुजी X में करंट है। तो स्लोप बता, स्लोप स्लोप R, इसका मतलब स्लोप क्या देता है, R। C बता, C जीरो, C जीरो का मतलब ओरिजिन। तो क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, VI कर्व का स्लोप क्या देता है, और स्लोप होता क्या है वो तो हम जानते ही हैं, स्लोप बोले तो tan थीटा। लिखते चलो, दोनों स्ट्रेट लाइन हैं पर दोनों में अंतर है स्लोप का। एक स्लोप R देगा, जबकि एक का स्लोप अभी देखना R नहीं 1/r आएगा। अब इसमें देखिए वापस से मजा आएगा, रीअरेंज देखो, V बराबर IR, पूरी 10th क्लास है, दिक्कत तो आएगी नहीं। V बराबर IR, I की जगह लिखा V/R। अब देखना इसकी तुलना करा रहा हूं Y बराबर mx प्लस C से। जल्दी से बता Y पर क्या है, Y में I है। X में बता, X में V, X में V है। गुरुजी चमत्कार, यहां M है जबकि यहां 1/r, इसका मतलब इसका स्लोप R नहीं 1/r देता है। ध्यान से देखिए, तो आजू बाजू लिखने से क्या है, जब भी रिवाइज करोगे एक साथ तैयार होगा कि भाई एक का तो स्लोप R दे रहा है जबकि दूसरे का स्लोप 1/r दे रहा है। बोलिए क्या बात ओके है? आगे देखें, तो जल्दी से रिवाइज करो, आराम से बोल बोल के रिवाइज करो। सर VI कर्व हो तो उसका स्लोप R देगा,
मतलब मन में क्या समझ में आ रहा है, सवाल देखते समय मुझे देखना पड़ेगा कर्व किसमें है। अगर v वर्सेस i है तो स्लोप r है, i वर्सेस v है तो स्लोप 1/r है। क्या बात ओके है क्या? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया, साथ साथ लिखते जाइए। अब तीनों ग्राफ के सवाल हैं, तीनों में बेसिक बेसिक बातें लगेंगी, तीनों लिख लीजिए, तीनों में मजा आ जाएगा सवाल में। तो सबसे पहले ये देखें कर्व किस किस के बीच में खींचा गया है। कर्व है v वर्सेस i। देखें, अब सुनते जाना, मजा आएगा। पहला, सबसे पहले देखिए ग्राफ किसके बीच में है, एकदम सटीक, v और i। तो पहला कॉन्सेप्ट, v वर्सेस i का स्लोप r देता है, और स्लोप मतलब tan थीटा। कॉन्सेप्ट से अटैक करें। अब वायर 1 चिल्ला के बताइए, वायर 1 का स्लोप कितना है, tan 30, ये हो गया 1/√3। स्लोप क्या देता है, r। वायर 2 का स्लोप बताइए, tan 60, स्लोप देता क्या है, r। दोनों का रेशियो। सही बात। दूसरा देखें, दूसरा बहुत तगड़ा है, इसमें लगेगा थोड़ा बेसिक मैथ का तगड़, परवेज सर को याद करना पड़ेगा। ध्यान से देखें, कर्व किसका है, वी आई का स्लोप r। 3 बार बोल लो, v और i का स्लोप, v और i का स्लोप। अब स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है, देख देख, अगर पढ़ाई करी है, यहां टेंजेंट खींच, यहां एंगल कम है, यहां टेंजेंट खींच, और ओ भाई एंगल बढ़ गया। इसका मतलब b पर थीटा ज्यादा है, b पर स्लोप ज्यादा है, और स्लोप ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस भी, इसका मतलब आर बी ज्यादा। बी का रेजिस्टेंस ज्यादा। आराम से समझे, कितना छोटा और बढ़िया सवाल। सबसे पहले देखा
वी आई का स्लोप क्या देता है, आर। फिर परवेज सर को याद किया कि ये स्लोप बढ़ता हुआ है या घटता हुआ है। सर ये कैसे पता चलता गुरुजी बढ़ता हुआ है, टेंजेंट खींच के देख लो, एंगल बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब स्लोप भी बढ़ रहा है। इसमें बताइए स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, कैसे पता चलेगा, एंगल, एंगल देख, ए पे टेंजेंट इतना बड़ा एंगल, सी पे टेंजेंट बहुत छोटा एंगल, इसका मतलब स्लोप कम हो रहा है। स्लोप बोले तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है, इसका मतलब ए का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा और सी का सबसे कम। आराम से करिए, कंसेप्चुअल चलिए, इतनी बढ़िया इंटरेस्टिंग तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते जाइए, सवाल बनाइए, डीपीबी बनाइए, होमवर्क करिए, चीजें सब बढ़िया होंगी। मेहनत करने से काम बनेगा, कोई सस्ता जुगाड़ नहीं है, ये ध्यान रखिए। कॉपी घिसिए, रफ कॉपी में सवाल बनाइए, धीरे धीरे चीजें, और है आसान, ये बात पक्की है, सवाल सही होता है इसका। करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, ईएमआई, एसी लिख लें, तीनों प्रश्नों को एक नजर से देख लें, क्या मेरे तीनों ओके हैं क्या, चिल्ला लें। वी आई कर्व का स्लोप आर देता है। अब तीनों में देखो, इसमें स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप बदल कहां रहा है, देख यहां थीटा, यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, यहां स्लोप इंक्रीजिंग है, ये स्लोप डिक्रीजिंग है। बता क्या तीनों ओके हैं क्या, अच्छे से देख ले, 1 मिनट तीनों प्रश्नों को, आज होमवर्क मिलेगा खूब सारा। बोलो डन है क्या, करूं आगे बढ़ूं, जल्दी आओ। क्लियर, चलो अगला देखेंगे। हैंग डालिए, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। अब बिना पढ़े कुछ पुराना टूटा फूटा याद करते हैं, थोड़ा जोड़ डालते हैं दिमाग पर, याद आ जाए। ओमिक, जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमिक बोलते हैं, जो ओम के लॉ को फॉलो नहीं करते उसे नॉन ओमिक बोलते हैं। छोटी छोटी बातें, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार वापस बोले लिखने से पहले, जो ओम के लॉ को फॉलो करेगा ओमिक कहलाएगा। इनका वी आई ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इन सभी को क्या कहा जाएगा, ओमिक कंडक्टर। तो सबसे पहले लिखेंगे ओमिक, साथ साथ लिखो धमाधम, ओमिक कंडक्टर। ओम्स के लॉ को क्या करेंगे, ओबे। वी आई कर्व कैसा आएगा, वी वर्सेस आई ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं, वी आई का स्ट्रेट लाइन आता है, ऐसे को बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते, ओम के लॉ की धज्जियां उड़ा देते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। सर कोई बताइए ऐसा, आपके सिलेबस में भी है, सेमीकंडक्टर में आएगा। देखिए ग्राफ थोड़ा अटपटा सा है, याद आ रहा हो तो ये देखिए, जंक्शन डायोड, जीनर ब्रेकडाउन, पीएन जंक्शन, ये देखिए कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं है,
सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे। ये नॉन ओमिक है, ओम के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो छोटा सा एनसीईआरटी में दे रखा है, एक एक लाइन पढ़नी जरूरी है, एक एक कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। 2 मिनट में याद हो गया। ओमिक, जो ओम के नियम को फॉलो करते हैं ओमिक कहलाते हैं। जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन ओम। साहिल कुमार बेटा, आदित्य राज, पढ़ ले बेटा आराम से। हाँ जी, आई और वी में ग्राफ है, प्रैक्टिकल ग्राफ आई और वी में ही है, वी और आई में नहीं है। बोले क्या आगे बढ़ें क्या? तो ओम के लॉ को फॉलो करना ओमिक, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो नॉन ओमिक। चलिए एक प्रश्न करें, स्लाइड चेंज कर रहा हूं, जल्दी आइए। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया तो थम्स अप करते जाइए भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे बिल्कुल अच्छे से बेटा टेबल कुर्सी पर बैठ के नोट्स बनाने हैं, रोज पढ़ाई करनी है। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे रेगुलर लाइव क्लास अटेंड करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल टाइम पर, जैसे ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ रहे हैं उसी तरीके से पढ़ें तो मज़ा आएगा। चलिए अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन देखिए। ये भी एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है, ध्यान से ग्राफ बनाइएगा। सवाल भी अच्छा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। गैलेनियम आर्सेनिक का ग्राफ है। क्वेश्चन ये पूछा गया, कौन से रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव हो रहा है? कौन से रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव है? आया हुआ प्रश्न है। अब अप्रोच कैसे पकड़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल सीधा, ये ऐसा, ये ऐसा है। अब टेढ़ा मेढ़ा नहीं सोचें, सटीक सोचें। सटीक क्या है? सबसे पहले ये देखें ग्राफ किस किस के बीच में है। आई वर्सेस वी, देख लो ग्राफ किस किस के बीच में है, आई वर्सेस वी। यहां से स्टेप शुरू करें। अच्छा आई वर्सेस वी है, ठीक है। गुरुजी इसका स्लोप क्या देता है? 1/r। रेजिस्टेंस नेगेटिव, इसका मतलब स्लोप को भी नेगेटिव होना। अब थोड़ी सी बेसिक मैथ लगाइए, कहां स्लोप नेगेटिव है? सिर्फ बीसी में। सर कैसे? यहां टेंजेंट खींच के देख किसी भी पॉइंट पर, टेंजेंट खींच के देख किसी भी पॉइंट पर, एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूस। मैं और बना रहा हूं, तू मत बनाना। यहां कहीं भी खींच, ये देख एक्यूट। यहां कहीं भी खींच, देख एक्यूट। इस वाले में कहीं भी खींच, एक्यूट। केवल एक रीजन ऐसा है मेरे बच्चे जहां पर स्लोप कैसी है? नेगेटिव। और जहां स्लोप नेगेटिव है वही नेगेटिव रेजिस्टेंस कहलाएगा। बना लीजिए। कितना लॉजिकल सवाल है, 10 सेकंड बस। जिसको बेसिक मैथ का आइडिया है कि सर स्लोप होता है सर टेंजेंट खींचना। सर यहां कहीं भी टेंजेंट खींचूंगा तो एंगल कैसा बना रहा है? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब स्लोप नेगेटिव। तो आपको लिखना पड़ेगा रीजन बीसी में स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि एंगल कैसा बन रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल। स्लोप नेगेटिव है,
इसलिए आर को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। चलिए, क्या बात ओके है? अच्छे से देख लीजिए, कितना बढ़िया सवाल है। मतलब केवल एक बात सोचनी थी, कर्व का स्लोप देता है 1/r, जहां स्लोप नेगेटिव वहां आर भी नेगेटिव। कौन से रीजन में स्लोप नेगेटिव है? बीसी में, तो वहां भी आर क्या हो गया? नेगेटिव। चले आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा आर बराबर रो एल बाई ए के साथ और खेलते हैं, इसके साथ थोड़ा खेलते हैं। एक एक नाम बोलिए। आर क्या? रेजिस्टेंस। रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एल लेंथ। एल आप और मैं लेंथ बोल रहे हैं, पर आज एक अच्छा नाम बता रहा हूं, एल सेपरेशन बिटवीन द टर्मिनल्स। लिखना शुरू करिए। ये बढ़िया नाम है साहब, ये प्रश्न आपका जल्दी सॉल्व कराएगा। ए तो वही है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए तो वही है क्रॉस सेक्शनल एरिया। आर बराबर रो एल बाई ए। एल का बढ़िया नाम सेपरेशन बिटवीन द टर्मिनल्स। क्या कहना चाहता हूं मैं आपको एक चित्र से समझाता हूं और फिर 2-3 सवाल करेंगे। बनाते जाइए, क्लास बहुत आसान है आज की। होमवर्क आज ही 15-20 क्वेश्चन आ जाएगा, करते चलेंगे, डर हटता रहेगा। चलो, अब सवाल बहुत बढ़िया है। देख क्या है सवाल, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगले 3-4 सवाल फिर तेरे पास आएंगे। सर ये क्या चीज है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। ये कोई एक क्यूबिकल ब्लॉक है, कॉपर का बना हुआ है। क्यूबिकल तो नहीं कह सकते, क्यूबॉइड है, सारी साइड्स अलग अलग हैं। और आपको कहा है ए और बी के बीच में क्या बताइए? रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले आपने लिख दिया रटा हुआ फॉर्मूला, आर बराबर रो एल बाय ए। अब सब लोग बोर्ड पे देखना, एल क्या है? एल लंबाई, मत बोलो, नया नाम बोलो, सेपरेशन बिटवीन द टर्मिनल। गुरुजी टर्मिनल कहां है? ए और बी टर्मिनल है। बता ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी x। तो बता एल की जगह क्या आएगा? x। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, चाहे ये वाला निकालें चाहे ये निकालें, खुद बताओ। एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई कितना? y इंटू जेड। सोच के देखिए। जैसे मैं आपको 2 दिनों ऐसा सिलेंडर, खूब सारे डायग्राम बना बना के चीजों को समझ में आएगा और फिर क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दूं कि देख इस तरह से कॉन्सेप्ट लगाना है। अब बताएं, वापस फॉर्मूला वही मैंने आपको कहा ना 10वीं कक्षा है, फॉर्मूला वही लिख दें, आर बराबर रो एल बाई ए। यही तो सीखना है आज पूरे दिन में। एल बोलो, एल लंबाई मत बोलो, एल का अच्छा नाम बोलो, सेपरेशन बिटवीन द टर्मिनल्स। बताओ टर्मिनल के बीच की दूरी एल। एरिया सर्कुलर है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, पाई आर स्क्वायर। तो आर बराबर रो एल बटे पाई आर स्क्वायर। बताइए यहां तक ओके है क्या? आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न देखेंगे, तीसरा केस। अब थोड़ा हल्का सा कठिन कर रहा हूं, धीरे धीरे, ये बेसिक हो गए, अब धीरे धीरे चीजें अलग होती जाएंगी, देखते जाइएगा। थोड़ा फास्ट लिखिए, स्लाइड धमाधम चेंज कर रहा हूं, थोड़ा तेज लिखिए, थोड़ा सा फास्ट होइए। इतना धीरे धीरे लिख पाएंगे तो मामला गड़बड़ रहेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे थम्स अप करते जाएं भाई,
लिखते जाएं, थम्स अप करते जाएं बेटा। बोलिए आगे बढ़ूं क्या? चलिए देखें, अगला देखिएगा। अगर मैं एक सिलेंडर लिया और ये बीच का हिस्सा खोखला है, खोखला मतलब हो गया आपका हॉलो। ये देखिए टर्मिनल आपके ए और बी, रेडियस अंदर की रेडियस है R1 और बाहर की रेडियस है R2। अब सोच के बताइए इसका R क्या होगा। अब आप देखना मजा आएगा। फॉर्मूला वही है, रो L बाय ए। आज यही चलेगा 1.5 घंटा और तू इतनी वैरायटी सीख लेगा कि अरे सर आज मुझे फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग आ गई। L लंबाई नहीं, 10 बार हो चुका है। सेपरेशन बिटवीन द, मुंह खोल, मुंह क्यों बंद कर रखा है? सेपरेशन बिटवीन द टर्मिनल्स, तो बता दूरी L। एरिया, ये तो खोखला है, सिर्फ इस वाले हिस्से में ही तो चार्ज फ्लो करेगा। अब ये हिस्सा कैसे निकालूं? टोटल हिस्से में से अंदर वाला हिस्सा घटा दो, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई, खत्म हो गया। अब थोड़ा थोड़ा कठिन करता हूं, देखते जाइए। अगला देखिए, ये और अच्छा है। फॉर्मूला वही लगाना है, R बराबर रो L बाई ए। शुरुआत इसी से करिए, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग खुलता जा रहा है। L बोलिए, 8वीं बार बोल रहे हैं अब L। सेपरेशन बिटवीन द टर्मिनल। अब बता टर्मिनल कहाँ है? नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर। अब बता सेपरेशन कितना है? सेपरेशन ए, ए। एरिया बताओगे? एरिया, ये रहा एरिया भाई साहब, ये रहा एरिया। लंबाई इंटू चौड़ाई, सब बन जाएंगे धीरे धीरे भाई, कहीं टेंशन नहीं है। कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए बस। सर मुझे तो R बराबर रो L बाई ये लगाना सीखना है, अपने आप हो जाएगा। मैग्नीन कोई एलॉय है, जैसे कॉपर है वैसे मैग्नीन, कॉपर मेटल है, मैग्नीन एलॉय है। अच्छा सवाल भाई, जेई मेन का क्वेश्चन है, पर
मतलब 10 मिनट में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं। आर बराबर रो एल बाई ए की फील क्या है। अब डायग्राम गिवन नहीं है इसमें, अब डायग्राम सोचना पड़ेगा। छठी सातवीं आठवीं में जो पढ़ाई करी है वहां सिखाते थे, पहला लंबाई होती है, फिर चौड़ाई होती है, फिर ऊंचाई होती है। तो एक ऐसा चित्र बनाए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई तो 1 पर ऊंचाई 100। चित्र टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर सही कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए। और 2 सवाल हैं, स्क्वायर फेस और रेक्टेंगुलर फेस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 10 मिनट खर्च करिए, मजा आ जाएगा। स्टार लगा लीजिए, इसको रिवीजन करेंगे तो पुराने 5 सवाल सारे रिवाइज हो जाएंगे। इसको रिवाइज करेंगे तो 5 सवाल सारे रिवाइज हो जाएंगे। बढ़ो आगे, चलिए अब सब लोग बोर्ड पे देखना, डायग्राम बना रहा हूं भाइयों, समझना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई फील करिएगा। देखिए कौन सा 100 लूं, खुद बताइए। 100 साफ दिख रहा है, ये वाला 100 और ये वाला 1 और ये 1। अब सर स्क्वायर फेसेस कौन से हैं? स्क्वायर, स्क्वायर बताइए, स्क्वायर कौन से हैं? स्क्वायर कौन से हैं? कोई बताएगा स्क्वायर कौन से हैं? स्क्वायर हैं नीचे वाले। तो अगर मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, अक्रॉस स्क्वायर फेसेस, तो बताओ टर्मिनल कहां लूंगा? ऊपर और नीचे। मेरे बेटा समझ, यही डायग्राम की फीलिंग है, ये देख। और रेक्टेंगल लूंगा, रेक्टेंगुलर लूंगा, तो बताओ कौन से होंगे? रेक्टेंगुलर मतलब आमने सामने की लंबाई, ये देख, ये रेक्टेंगुलर है। और फेस बदलने से रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। समझो सवाल को अच्छे से। चलिए अब देखें, दोनों में फॉर्मूला वही लगाएं, आर बराबर रो एल बाय ए रटा हुआ। अब जल्दी से बताइए, रो दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -7। लंबाई बताएंगे, लंबाई बोल ही क्यों रहे हो? सेपरेशन बिटवीन द टर्मिनल्स कितनी? 100 सेंटीमीटर। 10 की पावर -2, संभालिए। एरिया, ये वाला एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई 1 सेंटीमीटर है, -2। चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, -2। यूनिट में गड़बड़ मत करिएगा, यूनिट में गड़बड़ मत करिए। अब -2 से -2 कटा, 2 इंटू 10 की पावर -7, 10 की पावर 2 अपॉन 10 की पावर -2, -2 पड़ जाएगा तो +2, तो 2 और 2 4, और माइनस का 7 है तो माइनस का 3। ये सवाल इतना अच्छा है, सही चित्र बनाएंगे। और ये भी देखना पड़ेगा कि आपको फेस कौन से हैं। फेस होने के बाद भी आपको सही अप्रोच लगानी पड़ेगी। क्या बताइए, क्या ये बात ओके है? इसमें बताइए क्या होगा? आर बराबर रो एल बाय ए। रो, कोई बताएगा एल कितना लेंगे? एल सेपरेशन बिटवीन द टर्मिनल्स, ए और बी के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है -2। एरिया, ये वाला एरिया, लंबाई इंटू ये 100 है और ये, तो ध्यान से लिखेंगे, 100 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -2। कैलकुलेशन अच्छे से देखना, मजा आएगा।
ये -2 से -2, ये 100 है और -2 है, वैसे ही कट गया। तो 2 × 10⁻⁻⁷। बताइए क्या ये बात ओके है? देख लो अच्छे से। अब देखो आधे घंटे से सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, R बराबर ρl/a। 6-7 डायग्राम बन गए। अब आपके फिट हो जाना चाहिए कि सर अब मैं इसको यूज कर लूंगा। L लंबाई नहीं है, सेपरेशन बिटवीन द टर्मिनल्स। और इसको आगे सीखते हैं, आगे आइए। चलिए, R बराबर ρl/a, इसी को और आगे बढ़ते हैं। अब सभी लोग बोर्ड पे देखना, सभी लोग बोर्ड पे देखना। एरिया क्या है? एरिया अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो बताइए एरिया को हम क्या लिख सकते हैं? πr²। तो देखो R का नया फॉर्मूला आ गया, ρl/πr², जहां पे R क्या है? रेडियस। कभी कभार प्रश्न में डायमीटर गिवन होता है, कभी कभार प्रश्न में डायमीटर गिवन होता है, तो बताओ रेडियस क्या हो जाएगी? डायमीटर का आधा। तो नया फॉर्मूला आ जाएगा ρl/π d/2 का होल स्क्वायर। 2 ऊपर जाएगा, 4 ρl/π। इनको रटिए मत, आप इनको रटेंगे ना आप परेशान हो जाएंगे। इतने सारे रटने का फायदा नहीं है। एक ओरिजिनल फॉर्मूला बस, ये बस आपके दिमाग के लिए समझा रहा हूं। कभी रेडियस आ जाए तो आपको रेडियस खोलना आना चाहिए, कभी डायमीटर आ जाए, डायमीटर आ जाए। कभी कभार क्वेश्चन में, कभी क्वेश्चन में लेंथ एंड मास गिवन होते हैं। कभी कभार क्वेश्चन में लेंथ और मास गिवन होते हैं। बताइए क्या यहां तक ओके है क्या? अब लेंथ मास तो सर कहीं आ ही नहीं रहे, कोशिश करते हैं। R बराबर ρl/a, पर सर मास नहीं दिख रहा कहीं भी, लेंथ तो दिख रहा है। अब थोड़ा जुगाड़, L से गुणा भाग करिए, L से गुणा भाग करिए, तो बताओ क्या होगा? देखते जाना, ρl/a, L से गुणा, L से भाग। ध्यान देखें, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। पर सर अभी भी मास नहीं आया, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी घूम के कहां जाएगा? ऊपर। तो R का फॉर्मूला ρl² डेंसिटी बटे मास। अब बताइए फॉर्मूला किस फॉर्म में आ गया? लंबाई और मास। ओरिजिनल फॉर्मूला वही है। घर पर भी जब पढ़ते हैं ना, रफ कॉपी लेकर साथ साथ लिखा करें, तब ये बातें सेट होंगी। आप सोचो मैं सब रट लूंगा, पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूला एक ही याद रहेगा, R बराबर ρl/a, R बराबर ρl/a। अब प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा सर प्रश्न में रेडियस है, πr² लगा दिया। अच्छा प्रश्न में डायमीटर है, R की जगह d/2 कर दिया। प्रश्न में लेंथ और मास है, आपने उसको रीअरेंज कर लिया। तो आपको लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी कि मुझे कब कौन सा फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। अब क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको 2-3, जिससे आपको आइडिया लगेगा। सभी को मत रटिए, यहां लिख लीजिए, रटना नहीं है, कोई फायदा नहीं है इतना रटने से। इतने परीक्षा में याद ही नहीं आएंगे, बेसिक याद आएगा। ओम्स लॉ, V बराबर IR, ये याद रहता है। J बराबर सिग्मा E,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद रहेगी, आर बराबर रो एल बाई ए। बेसिक बेसिक बात याद करिए, अति फॉर्मूले रटने का कोई फायदा नहीं है। ये तो रफ कॉपी में बना बना के धीरे धीरे अपने आप तैयार हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन करके दिखाऊं तो देख लो। ये फॉर्मूला कब, जब लंबाई और एरिया हो। ये बताओ, लंबाई और रेडियस, मुंह खोलो, ये डायमीटर, ये मास। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला लिखिए, रेजिस्टेंस है आर इफ लेंथ एंड रेडियस बोथ आर ट्रिपल्ड, लिखते जाइए साथ साथ, देन फाइंड अब तीनों सवाल में तीन अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे। ये खासियत है, ये न्यूमेरिकल से अप्रोच समझ में आती है कि यार हमें अप्रोच में आगे लगाना क्या है। तीनों लिख लीजिए और तीनों को सिर्फ सवाल पढ़ के ये देखिए अलग अलग बात क्या हो रही है। पहले में रेडियस आ रही है, लेंथ आ रहा है, दूसरे में डायमीटर आ रहा है, तीसरे में मास आ रहा है। तो आपको सटीक फॉर्मूला पकड़ना पड़ेगा। बढ़ो आगे, चल पहला बता, पहला ईमानदारी से क्या क्या दे रखा है। लेंथ और रेडियस अंडरलाइन कर, सॉल्यूशन मत छाप, सॉल्यूशन तो चैट जीपीटी पर है भाई, तेरे समझ में आएगा वो काम का है। पहले ये देख कि गिवन क्या है, लेंथ और रेडियस। गुरुजी इसमें क्या गिवन है, लेंथ और डायमीटर। गुरुजी इसमें क्या है, लेंथ और मास। पहले ये समझ कि मुझे अप्रोच कैसे लगानी है। अब लेंथ और रेडियस है तो बता फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, आर बराबर रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, लंबाई डबल की है, रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एल बटे आर स्क्वायर। अब ध्यान से देख, लंबाई को क्या कर दिया, 3 गुना, 3 गुना, तो एल नहीं 3l, देख ले अच्छे से, आर नहीं 3r का स्क्वायर। अच्छे से समझ, लंबाई पहले l थी, बाद में 3l, रेडियस 3r, तो 3l बटे 9r स्क्वायर। 3 से 3 कट गया, क्या हो गया, l बटे 3r। l बटे आर स्क्वायर तो पहले ही था, अब 3 से डिवाइड हो गया, तो बताओ r डैश। ये सभी चैप्टर में बनते हैं, चाहे ग्रेविटेशन हो, एसएचएम हो, मास डबल कर दिया, एसके वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स में बनते हैं, प्रेशर को दुगना कर दिया, टेम्परेचर को आधा कर दिया। ये पूरी फिजिक्स में हर चैप्टर में बनते हैं, बस आपको सटीक फॉर्मूला आना चाहिए। अब देख अच्छे से, लंबाई को किया 3 गुना, रेडियस को किया 3 गुना,
3 से 3 कट गया, एक 3 बच गया, तो आंसर कितना हो गया साहब? r/3। अब दूसरा सवाल बहुत बढ़िया है, दूसरे सवाल में डायमीटर है, तो बताओ पहले डायमीटर वाला फॉर्मूला बताओ, क्या था बोलो? R बराबर 4 रो L अपॉन पाई डी स्क्वायर, बाकी सब काट दीजिए, 4 रो L बटे पाई डी स्क्वायर। सर ये काटते क्यों सर, ये नहीं समझ में आता। चारों वायर कॉपर के हैं तो रो कटेगा, 4 सब में सेम रहेगा, पाई सब में सेम रहेगा। अब इस प्रश्न को ऑप्शन से करना पड़ेगा, ऑप्शन से करना पड़ेगा, जिसमें R L/d स्क्वायर सबसे कम आएगा, वही मेरा आंसर होगा। ऐसे देख के नहीं बता सकते कि किसका रेजिस्टेंस मिनिमम है, ऑप्शन से करना पड़ेगा। अब सर एक एक ऑप्शन चेक करते हैं, सब लोग बोर्ड पे देखना, बाद में लिख लेना, थोड़ा बढ़िया सवाल है। बोलो फॉर्मूला, यहां लिख देता हूं फॉर्मूला, बोलो L अपॉन डी स्क्वायर। चलिए L नहीं 2L, D नहीं D/2। थोड़े बड़े बच्चे बने, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर जाएगा तो 8, बड़े बच्चे बनिए। एक एक ऑप्शन, ये बताइए L/d स्क्वायर, ये बताइए L नहीं L/2, D नहीं 2D, 2 का स्क्वायर 4 और ऊपर वाला 2 और 8D स्क्वायर। ये वाला बताइए L 2L, D की जगह 2D, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर 2 है नीचे 4 है, L/2D स्क्वायर। अब खुद देखिए, सबसे मिनिमम 8L/d स्क्वायर, 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, बताइए सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा कौन? ये तो है ओरिजिनल तरीका, धीरे धीरे फिर दिमाग चलने लगता है। सर दिमाग चलवाओ सर, कैसे होगा वो अच्छा लगेगा। R प्रोपोर्शनल है L के, मेरे बच्चे बोर्ड पे देख, धीरे धीरे इस तरफ भी बढ़, अप्रोच ऐसे ही डेवलप होती है। R प्रोपोर्शनल है, गुरुजी R मिनिमम चाहिए तो L मिनिमम होना, और इनवर्स है तो R मिनिमम के लिए D। अब देख, सबसे ज्यादा डायमीटर 2D, डायमीटर ज्यादा, लंबाई कम, सबसे कम लंबाई L/d। एग्जामिनर ऐसी अप्रोच चाहता है आपसे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है। आपने भले ही से कर लिया, पर ऐसा करने के बाद ये वाली अप्रोच भी धीरे धीरे दिमाग में लाइए। आज कठिन लग रही है, 5 सवाल करके अच्छी लगेगी। सर एक बार और बोल दो सर, ये वाली बात एक बार और बोलता हूं, पहले नोट डाउन कर लो, ताकि नोट डाउन वाला काम पूरा हो जाए, फिर वापस समझाता हूं। घर जाके कठिन लग रहा है, इन्हीं प्रश्नों को करिए, सब बढ़िया समझ में आ रहा है, डीपीपी मॉड्यूल का होमवर्क शुरू कर दीजिए, आज दूंगा। पर ये मान के चलिए, बिना रफ कॉपी भरे काम नहीं चलेगा, और कोई जुगाड़ नहीं है। कंटेंट हम 3-3 बार समझा सकते हैं, पर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और फॉर्मूला आती बोल दिया, 10वीं कक्षा है तो मना ही नहीं कर सकता कि सर एक भी ऐसी बात नहीं आ रही जो बाउंस कर रही हो। एक ही फॉर्मूला सिखा रहे हो पिछले 1 घंटे से, R बराबर रो L/A, R बराबर रो L/A, R बराबर रो L/A। अब बता, ये वाला हिंट वापस बोल रहा हूं, बच्चों एक बार बोर्ड पे देखना, कोशिश करो तुम भी समझ पाओ, कोशिश करो, एफर्ट लगाओ, जम करोगे समझ पाओगे। R मिनिमम चाहिए, R मिनिमम चाहिए, L को मिनिमम होना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और R को मिनिमम होने के लिए डायमीटर को मैक्सिमम होना पड़ेगा। देख लो, डायमीटर ज्यादा, लंबाई मिनिमम। अब तीसरा सबसे सुपर सवाल है, तीसरा सबसे स्टार्ट सवाल। अब ये वही कर सकता है जिसको ऐसा फॉर्मूला याद हो
जिसमें मास भी आता है, लंबाई भी आती है। सबसे सुपर सवाल तीसरा, ये तभी कर सकते हैं जब आपको मास और लंबाई वाला फॉर्मूला याद हो मेरे बेटे। अभी लास्ट स्लाइड पे कराया था, देख लास्ट स्लाइड में कराया था, बताइए कितना। अब देखना, चीजें समझना, क्या क्या कटेगा तो देख ध्यान से। चारों कॉपर के हैं, रो काट दो, डेंसिटी भी कटेगा क्योंकि सभी कॉपर के वायर हैं, सबकी डेंसिटी सेम रहेगी, सबका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा। सभी वायर किसके बने हुए हैं? कॉपर के, सभी वायर कॉपर के हैं। अब बताइए डिपेंडेंसी L²/m। तो बात को गहराई को नहीं समझ रहा, मोबाइल में उलझा पड़ा है। देख फॉर्मूला वही है पर हर सवाल में अप्रोच कैसी अलग है। यहां देख L/r², यहां L/d², यहां L²/m, जबकि पापा जी एक ही हैं, R बराबर ρl/a। पापा एक ही हैं, R बराबर ρl/a, एक ही, बाकी तो सारे अलग अलग उसके प्रोडक्ट्स हैं। देख लिए सब उसी से डिराइव्ड हुए हैं। R इज प्रोपोर्शनल टू L²/m। अब बताइए R1:R2:R3, L1², L2², L3²। अब बताइए लंबाई का रेशियो 1 2 3, तो 1 2 3। मास का रेशियो 3 2 1। देख लो तो क्या हो गया, 1/3, 2 से 2 कटा, 2 और 3 का स्क्वायर। या तो यही सही है या 3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 1:6 इंटू, दोनों सही है। ये भी ऑप्शन में हो तो सही है, ये भी ऑप्शन में हो तो सही है, दोनों सही माने जाएंगे। बढ़िया सवाल है, रिवीजन करने वाला स्टार लगाइए। बोलिए क्या आगे बढ़ें क्या? चलिए साहब अगला लिखेंगे, हेडिंग डालें स्ट्रेचिंग बेस्ड क्वेश्चन। स्ट्रेच, बैंड करना, मोल्ड कर देना, ये बहुत आसान और सरल सवाल है, इनको एक बार समझते हैं। चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखना। आप मुझे थोड़ा फील करिए, हर बात को बहुत रटने का प्रयास मत करिए। जैसे किसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, आप सोचिए ये मास, पेन का मास 10 ग्राम है। अब वायर को आपने स्ट्रेच किया, मेल्ट कर दिया, गोल घुमा दिया, लंबा कर दिया, क्या उसका मास बदलेगा क्या? इसका मतलब इन सभी में मास सेम रहता है। सोचिए क्या डेंसिटी भी सेम रहेगी? बिल्कुल सही बात है। ऐसा थोड़ी ना है कॉपर के वायर को स्ट्रेच करोगे तो वो सोने का बन जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। कॉपर का वायर तो कॉपर का ही रहेगा। इसका मतलब मास डेंसिटी सेम, तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा। वॉल्यूम का मतलब एरिया इनटू लेंथ। तो पहला एक छोटा कॉन्सेप्ट, खींचने के दौरान क्या सेम रहता है? वॉल्यूम। अच्छा खींचने से क्या लंबाई बढ़ेगी क्या? खींचने से लंबाई बढ़ेगी, रेडियस कम हो जाएगी, एरिया कम हो जाएगा, बट फिर भी वॉल्यूम
कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, खींचने से क्या रो बदल सकता है क्या? रो तो वायर की प्रॉपर्टी है, खींचने से कभी रो नहीं बदलता। रो बोले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या तरीके हैं वो आप सीखते हैं 10-15 मिनट में। पहले आप लिख लीजिए, दिमाग में बिल्ट करिए चीजें, कोई नोट्स वोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा। बिल्ट करिए कि भैया सबसे खींचने में वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। लेंथ बढ़ जाएगी, रेडियस कम हो जाएगी, बट वॉल्यूम सदैव कांस्टेंट रहेगा। अगर आप R बराबर रो एल बाई ए से करोगे ना, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पूछो क्यों दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि खींचने पर लंबाई बढ़ेगी और खींचने पर एरिया, तो कितने लोग बदल रहे हैं? तो आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने क्या जुगाड़ किया वो देखिए, बाद में स्लाइड पे लिख लीजिएगा, देखना आप क्या जुगाड़ किया। R बराबर रो एल बाई ए, एल से गुणा भाग किया। देखते जाना आप, R बराबर रो एल बाई ए, एल से गुणा किया और एल से भाग, तो R बराबर रो एल स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम। अब बात बताइए, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं आप, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, रो सेम, वॉल्यूम, तो R इज प्रोपोर्शनल टू। अब इससे क्या हुआ? सवाल आया, लेंथ को डबल किया, तो सीधा बताइए, लेंथ को डबल, लेंथ डबल, डबल का स्क्वायर, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स, सीधा आंसर। आपने लेंथ को n टाइम्स किया, लेंथ को n टाइम्स किया, तो बताइए रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम। सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, मैं आपको फिर धीरे धीरे स्लो मोशन बताता हूं। किताबों में, फॉरेन किताब, अच्छी किताब, एससी वर्मा जी, एनसीईआरटी, यही फॉर्मूला है। ये किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव पढ़ाते पढ़ाते शॉर्ट ट्रिक बन गई है। इसमें क्या दिक्कत है? लंबाई को डबल, तो लंबाई को डबल करने पर पहले क्या निकालो? नया एरिया, फिर उसमें नई लंबाई और नया एरिया डालो, सवाल की लंबाई बढ़ जाएगी। इसमें क्या है? इसमें देखिए, इसमें क्या किया आपने? ऐसा जुगाड़ लगाया, आपने एरिया का मामला ही साफ कर दिया, सिर्फ क्या दिखने लग गया? एल, और एल स्क्वायर हो गया। अब फायदा क्या है? लंबाई को 2 गुना, रेजिस्टेंस 4 गुना, बिना पेन चला आंसर आने लग गया। लंबाई 3 गुना, रेजिस्टेंस 9 गुना, लंबाई n गुना, n स्क्वायर, बिना पेन चलाए चलने लग गए। ये सब ऑब्जेक्टिव के जुगाड़ हैं, ये कोई फिजिक्स नहीं है। कोई भी स्टैंडर्ड किताब पढ़ोगे आप, उसमें रो एल बाई ए ही है। ये तो हम सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अलग अलग प्रोफाइल की चीजें समझ रहे हैं। अच्छा, इसी का दूसरा जुगाड़ आप देखें, R बराबर रो एल बाई ए। अब मैं एरिया से गुणा भाग करता हूं, तो बताइए रो एल बाई ए, एरिया से गुणा एरिया से भाग। अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर एरिया इनटू लेंथ क्या बन गया? वॉल्यूम, और नीचे ए और ए स्क्वायर। अब बताओ, खींचने में रो सेम, वॉल्यूम, तो आर की डिपेंडेंसी आ गई एरिया का स्क्वायर। लो साहब, अब एरिया की जगह और लिख सकते हैं क्या? पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, काट दो, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जब आर क्या है? सर आपने तो फॉर्मूले की लाइन लगा दी। सर लाइन नहीं लगाई तो समझ घर बैठ के कैसे? अगर प्रश्न में लंबाई की बात होगी एल स्क्वायर लगाऊंगा, प्रश्न में एरिया आएगा ए स्क्वायर, प्रश्न में रेडियस आएगी
आर की पावर 4। आए सब किससे हैं? आए एक ही फॉर्मूले से हैं, आर बराबर रो एल बाई। इसको रफ कॉपी में लिख लिख कर समझोगे, कब मास आएगा, कब रेडियस आ गई, कब डायमीटर आ गया। मैंने आपको बताया ना, किंग एक ही है, आर बराबर रो एल बाई। उससे ये सब चीजें आपको जुगाड़ जिसे बोलते हैं, रीअरेंजमेंट, गुणा भाग किया, बस वो फॉर्मूले निकालने आने चाहिए। बहुत ज्यादा रटना इसमें कोई फायदेमंद नहीं है। बताइए, ये स्लाइड ओके है क्या? देख लो, ये लिखिए, बताइए क्या ये बात ओके है? तो स्ट्रेचिंग शब्द आते ही, स्ट्रेचिंग शब्द आते ही बताइए क्या क्या चमकना चाहिए? पहला, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। दूसरा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4। देख लो, क्या ये बात ओके है? अब 20 प्रश्न का होमवर्क दे रहा हूं, ईमानदारी रखिएगा, होमवर्क मैनेज मेंटेन करिएगा। बिना होमवर्क नहीं काम चलेगा, नोट्स बनाते रहो, उससे बहुत बेनिफिट नहीं है। चलिए, डीपीपी 1, डीपीपी 1 आज डीपीपी मिली है, लास्ट टर्न पर डीपीपी 1 लिखिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, 9th, उसके बाद 14, 15, 16। आप डीपीपी में देखेंगे अब मैंने जेई मेन के क्वेश्चन बीच बीच में डालने शुरू कर दिए हैं, ताकि जेई मेन के क्वेश्चन थोड़ा लेवल हमारा और अच्छे सवालों की तरफ बढ़े। अब बीच बीच में डीपीपी में सब जेई मेन के क्वेश्चन अपडेट करते जा रहे हैं। ये तो है डीपीपी नंबर 1। मॉड्यूल आइए, मॉड्यूल एक्सरसाइज नंबर 1.2, एक्सरसाइज नंबर 1.2, 1 से 9, उसके बाद 10वां, उसके बाद 13वां, 14वां, 1 से 9, 10, 13 और 14, 1 to 9, 10, 13 और 14। क्लियर है? ये मॉड्यूल के थे, उससे पहले वाले डीपीपी नंबर 1 के थे। प्रश्न करते रहेंगे, सारे आज के लेक्चर पर है। चलिए, धन्यवाद।